हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हमारी पहली वीडियो जो सीडीपी की थी 30 क्वेश्चन की, बहुत बेहतरीन तरीके से हम वहाँ पे एनालिसिस करके बता दिए। अब आज दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी है उस पर हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे गद्यांश से आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्वेश्चन दिया है कि 41 से 39 तक जो भी क्वेश्चन है वो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग हमको पढ़ के उत्तर देना है। ठीक, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने उत्तर को। अगर देखें पहले प्रश्न को, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखो, अगर उपसर्ग की बात की गई तो मतलब पहले की बात किया गया, तो आक्रम तो नहीं होगा। ठीक, ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम क्रम की बात करें तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है हमारे पास प्रा और परा। तो प्रा जो है ये कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो हमारे पास बचा क्या, परा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 परा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट उसके पहले हमको थोड़ा सा गद्यांश अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आप थोड़ा थोड़ा देखते हैं ताकि समझ में आए। आदि यहाँ पे दिया, आदि से ही विकास क्रम में पछता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावास से अर्जित अनमूल्य निधि है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया कि मनुष्यता हमारे युग युगांतर, मतलब मनुष्यता के बारे में ही है यहाँ पे। ठीक, और इसे थोड़ा सा हम और आगे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पशुता मिथ्या दंभ, दूसरा है मनुष्यता की प्राप्ति। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे सीधा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, मनुष्यता की प्राप्ति इसका शीर्षक हो सकता है, जो कि होगा वो। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से पाताल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा व्योम नहीं हो सकता, अंबर भी नहीं, क्योंकि ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। तो बचा क्या, नागलोक। ये नागलोक हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन में इसको आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं पशुता की ओर कब लौटता है। ठीक, तब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम एक मिथ्या दम के साथ पशुता की ओर लौट चले जाते हैं। कब होता है, जब मिथ्या दम के एक साथ होती है। ठीक, तो हम ऑप्शन में उसको चूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन दिया है कि जब वह मिथ्या दम से भर जाता है तो मनुष्य जो है वो पछता की ओर लौट आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, चौथा। तो इस तरह से हम देखेंगे, हमको यहाँ पे जो पैसेज है उसमें लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो हमारे ग्रामर से हैं उसको हम मतलब बिना उसको देखे भी कर सकते हैं, बाकी उसकी सहायता लेकर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़ दी है कि कौन सा कथन सही है। तो अब इसको पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कौन सा सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन की जैसे चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि विकास क्रम में पछता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर से अनवरत अध्यावास से ही अर्जित मूल निधि। हमने पहला जो लाइन पढ़ा था यही पढ़ा था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है कि विकास क्रम पछता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, तो ये वाला हमारा यहाँ तक दिया गया है, जो कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने पहले पढ़ रखा था इसलिए मैंने आसानी से बता दिया। अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस पर ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन में देख के सारी चीज़ सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जहाँ पे दिया कि पछता शब्द है। अब यहाँ पे देखिए पछता शब्द है क्या, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है या संज्ञा है। तो इसको जानने के लिए हम पहले इस पैसेज में आके फिर से देखेंगे कि पछता को मतलब बार बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पे पछता है। ठीक, तो और ऐसे आगे देखेंगे आपको मैक्सिमम टाइम पे पछता के बारे में यहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद और दिखाते हैं हम आपको पछता के बारे में। अगर हम बात करें, ये देखिए आप पछता यहाँ देख सकते हैं। तो अगर पछता का बार बार यूज हुआ मतलब किसी व्यक्ति की बार बार, अगर जैसे इस पूरे पैसेज में पछता के बारे में ही बात हो रही है तो वस्तु कौन सी हो जाएगी, संज्ञा के। ठीक, तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया पछता शब्द किसके लिए यहाँ पे इस पूरे पैसेज में यूज हुआ है, संज्ञा के लिए, संज्ञा के हिसाब से। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है आदि और आदि शब्द का सही युग्म क्या है। तो यहाँ पे हमको इसको समझना होगा क्योंकि आरंभ और अभ्यस्त हमारा है। ठीक, इस पे ज़्यादा दिमाग और कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि आदि का मतलब आरंभ होता है, तो आदिवासी तो होगा नहीं और अभ्यस्त भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है। उसके लिए हम चेक करेंगे क्या, आदि के बारे में। आदि का मतलब क्या, तो अभ्यस्त होता है, तो आदिवासी तो होता नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 38 क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखा है गिरीश का विच्छेद क्या होगा। तो देखो गिरीश का विच्छेद में गिर ही होगा, बट
अब यहाँ पे दिखा है गिरिधन ईश, ये नहीं होगा, गिरिधन ईश ये भी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन बस, या तो गिरिधन ईश होगा या तो गिरिधन ईश होगा। तो यहाँ पे छोटा ही है, यहाँ पे बड़ा ही, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। आप कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में ई और बड़ी ई मिलके क्या बनता है? बड़ा ई मिलता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड, गिरिधन ईश, जो कि गिरीश का संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि हमारा? दीर्घ संधि है। अगर अगले क्वेश्चन पर हम चले, यहाँ पे लिखा है हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए एक तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे, हिमालय से गंगा निकलती है मतलब उनसे अलगाव हुआ है, और जहाँ पे अलगाव होता है कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले पैसेज। अगर हम यहाँ बात करें अपने दूसरे पैसेज पे, तो इसके पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या दिया? इस कविता में आपको क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक, तो इस कविता को पढ़ने से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ऑप्शन पे सीधा चलते हैं। ऑप्शन पहला क्या है? इस कविता से हमें हंसते हंसते हर कष्ट सहने की पीड़ा मिलती है, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की यहाँ बात करें, दी है कि इस कविता में हमें हंसते हंसते जीने की पीड़ा मिलती है। ठीक है, जीने की पीड़ा मिलती है, लेकिन यहाँ पे हर कष्ट सहने की पीड़ा मिली है। यहाँ पे जो आपके दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इसका पूरा सार समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन की बात करें, हंसते हंसते जीने की पीड़ा मिलती हो सकता है, बट ये उससे बेटर हमारा पहला ऑप्शन है, रोते रोते हर कष्ट सहने की पीड़ा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। और तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, चौथा जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, क्या है? इस कविता में हमें हर कष्ट सहने की पीड़ा मिलती है। ऐसा नहीं, हर कष्ट सहने की पीड़ा मिलती है, बट वो कैसे मिलती है? हंसते हंसते मिलती है। तो क्या हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा? पहला। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि जीने का अधिकार किसका है। ठीक, तो जीने का अधिकार किसका ये पूछा है, तो हम चलते फिर फटाक से अपनी पहली लाइन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी का है। मरना सीख लिया। ठीक, तो अब अगर इसमें यहाँ पे हम बात करें तो क्या है? मरने का अधिकार उसे है जो जीने से डरे। ये तो बिल्कुल नहीं। उसमें कहा कि जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी का है। दूसरा क्या है? जीने का अधिकार उसी का है जो कष्ट से ना डरे। ठीक, कष्ट की बात ही नहीं हुई, यहाँ मरने की बात हुई है। तीसरा ऑप्शन क्या? जीने का अधिकार उसे है जो मौत से डरे। ये भी नहीं है। ठीक, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? जीने का अधिकार उसी का है जो मौत से ना डरे। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें अगर पैसेज को अगर वहाँ पे देख लेंगे तो हमें चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये दिया है यहाँ पे, इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दिया है कि कांटे पर पथ आया फूलों का, देखो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी का, मतलब जो जिसके पथ में कांटे आए, जिसके रास्ते में कठिनाइयाँ आई, तो फूलों का उपहार उसी का। फूलों का उपहार मतलब आगे चल के वो हमेशा सुखी रहेगा। ठीक, तो अगर इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखें, कांटे संकट के हैं और फूल पीड़ा का प्रतीक है। ऐसा नहीं है, फूल जो है सुख का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, कांटे जो है संकट के और फूल सुख का प्रतीक, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें दिया है ना, जो कांटे पथ पे अगर कांटे आ रहे हैं तो बाद में वो फूल वो स्वीकार करेगा। तो दूसरा कौन सा है? यह हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरे की बात करें, कांटे उपहार, ये भी गलत हो जाएगा। कांटे सुख का प्रतीक, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? कांटे जो हैं संकट के और फूल सुख के प्रतीक हैं। ठीक, ऑप्शन में आप देखेंगे जो यहाँ पे आपका यहाँ पे आया है, सीधा सीधा दिया, जो कांटों के पथ पर आया, मतलब जो संकट में आया, फूलों का उपहार उसी का, उसके साथ सुख होना है। ठीक, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि संकट त्यौहार कब बन जाता है। संकट जो है कब त्यौहार बन जाता है, कब बनता है? तो हमारे यहाँ पे देखें अगर, तो आखिरी लाइन अगर अच्छे से देखें तो क्या दिया? जो सहनशील है दुनिया में, संकट है त्यौहार उसी का। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे चलें तो देखिए, कष्टों से हंसते हंसते लड़ने की कला सीख लेने पर संकट बन जाता है। अगर ये बताओ, आप कष्टों को हंसते हंसते सीख लिए, उससे लड़ना सीख लिए, तो क्या वो संकट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अच्छे लाइफ में हो जाएंगे ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, कष्टों को झेलते झेलते, अब झेलना नहीं है। ठीक, वहाँ पे सहने से, क्योंकि हंसते से सहने की बात हुई है। तीसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो क्या कहा है? कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने पर संकट भी त्यौहार लेंगे। अगर आप हर कष्ट को हंसते हंसते सीख लिए तो कोई भी संकट आएगा उसको आप त्यौहार मान लेंगे। ठीक, तो यही तो आपके ऑप्शन ने दिया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या किया? जो सहनशील है दुनिया में। ठीक, तो इसमें क्या, किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? अब देखो, जो सहनशील है दुनिया में, तो यहाँ पे जो में आप प्रत्यय लगा सकते हो? नहीं। ठीक, उसके बाद में ना, तो जो में आप लगा सकते हो, ना ही आप जो में लगा सकते हो,
ना ही है में लगा सकते हो, ना ही में, तो बचा क्या, या तो दुनिया बचा या तो सहनशील। ठीक, तो दुनिया में कोई प्रत्यय लगाओगे तो दुनियावादी ऐसे कुछ होगा नहीं, बट सहनशीलता हो सकता है, क्योंकि सहनशील है, इसमें ता लगाओ तो सहनशीलता हो सकता है। तो सिर्फ एक ऐसा शब्द है जिसमें यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, वो सहनशील हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होता है। ओजस्वी का विलोम, ओजस्वी का मतलब जिससे कोई तेज हो, ठीक, जिसमें एक तेज हो। तो अगर जिसमें तेज हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निस्तेज, सीधा सीधा है, क्योंकि यशस्वी तेजस्वी अलग चीज़ें हैं। ठीक, ये इसका नहीं होगा, तो सीधा सीधा अगर ओजस्वी मतलब जिसमें तेज हो, और तो निस्तेज क्या हो जाएगा, उसका विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक 15 क्वेश्चन आपके 2 पैसेज आपको दिए हैं जिसमें रहेगा। अब यहाँ से पेडागोजी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपकी समझ ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएगी। ठीक, जितना अच्छा आप इसमें थिंकिंग रखेंगे उस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, रवि एक अंग्रेजी शिक्षक है, ठीक, अपने छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षक की योजना बना है। सबसे अच्छा ये होता है उपचारात्मक शिक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक, जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम से। ठीक, तो अगर इसको ये बोलते हैं तो इसमें क्या कहा, जिसे किसी के साथ बात करते समय अपने विचार व्यक्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, तो कोई बच्चा है और वो बात कर रहा है तो सबसे अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या दिया फिर आगे, बोली जाने वाले अंग्रेजी के उपचारात्मक कार्य में शामिल है। तो इसमें क्या वो शिक्षक क्या करेगा उस बच्चे के लिए। ठीक, पहला ऑप्शन क्या, अभ्यास और पढ़ाई, ये तो करेगा, बट अभ्यास यहाँ पे निगेटिव वर्ड मार, इसलिए हमारा गलत हो गया। दूसरा, संशोधन अभ्यास, स्थित संचार अभ्यास और समीक्षा करना। ठीक, तो ये हो सकता है, बट यहाँ सबसे अच्छा क्या, स्थित जन अभ्यास से गुजरना। स्थित जन मतलब बच्चे की कोई भी कंडीशन मिल जाए, किसी भी स्थिति में वो बात करना सीख ले, अपनी बातों को सामने रख ले, यही तो उसमें कह रहा है। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली दिया कि किसी से बात करने में अपने विचार को किसी से बात करते समय अपने विचार को व्यक्त करने में समस्या का सामना कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको हर एक स्थिति में अभ्यास से गुजारना चाहिए। ठीक, हर स्थिति का मतलब एक टर्म कंडीशन देना चाहिए, या कुछ एग्जाम्पल दे के उससे तर्क करवाना चाहिए, ताकि वो हर स्थिति में बच्चा अपने जो पक्ष है रखने, या कुछ बोलना है, जो कोई चीज़ उसे समझाना है, कहना, वो कह पाए। ठीक, ताकि सामने वाले को उसकी बातें समझ में आए और वहाँ पे कन्वर्सेशन जो पूरा हो जाए। ठीक, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, स्थित जन अभ्यास से गुजरना। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक शिक्षक कक्षा को छोटे से समूह में विभाजित करता है और उसमें पर्यावरण बचाव पर चर्चा करने और उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या है, छात्र अपनी पसंद और रचनात्मकता की योजना बनाने और प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब उस पर्यावरण बचाव पे छात्र ने क्या कि ग्रुप बनाया और कहा कि आप लोग इस पर कुछ लिखिए, और छात्र उसके बारे में लिखने के लिए स्वतंत्र, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकता है जो वहाँ पे सही हो। ठीक, फिर क्या कहा है, शिक्षक आवश्यकता पढ़ने पर उन्हें सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा उस पर नहीं लिख पा रहा है तो थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देगा, हाँ इस तरह से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा उनकी थिंकिंग डेवलपमेंट वहाँ कर देगा, ताकि बच्चा समझे हाँ हमें लिखना क्या है। ठीक, तो इस तरह से अगर चीज़ें हो रही है तो कक्षा में कौन सी चीज़ का पालन हो रहा है। तो आप जानते हैं जब भी ऐसी चीज़ हो तो मतलब जहाँ बच्चों को खुद से चीज़ों को करके खुद से एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है, बाहरी चीज़ों के बारे में लिखने के लिए, अपनी सोच को लिखने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा दृष्टिकोण होता है, रचनावादी दृष्टिकोण होता है। आप जानते रहिएगा अच्छे से। ठीक, इसको ही हम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये बहुत अच्छा अप्रोच माना जाता है रचनावादी दृष्टिकोण से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। संरचना की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, प्रोसेस के दौरान कोई चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान अगर आप कोई चीज़ बताएं तो उसको हम संरचनात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण ऐसा कुछ है नहीं, ठीक, हमारे इसमें। बट निगमनात्मक क्या है, नियम बता दो उसके बाद कोई एग्जाम्पल दो तो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे क्या है, बच्चों को एक स्पेशल कंडीशन दी जा रही है ग्रुप बना के, और उनको स्वतंत्र कर रही है कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी यहाँ पे लिखिए, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। और अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उससे थोड़ी हेल्प भी करना है। तो ऐसे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, यहाँ पे कहा है कि एक भाषा शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर कुछ उदाहरण लिखता है और छात्रों की सहायता से कुछ नियमों को इंगित करने का प्रयास करता है। वह सोचने और तर्क करने की शक्ति को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। वह व्याकरण पढ़ाते समय कौन सा तरीका अपना रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले उदाहरण लिखता है फिर नियम की तरफ जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा, ये आज्ञानात्मक होगा। बट यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है वो एक तर्क और सोचने और तर्क की शक्ति को उत्तेजित कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे हमारा बेस्ट क्या ऑप्शन हो जाएगा, आज्ञानात्मक निगमन विधि हो जाएगा। ठीक, सीधा तरीका नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे नहीं, बच्चों को सीधा पढ़ाना शुरू किया इसको डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। आज्ञानात्मक का होता है क्या, पहले उदाहरण बताओ फिर नियम बताओ। ठीक, ये हो गया। बट यहाँ पे आज्ञानात्मक निगमन की बात हुई है, उदाहरण बताने नियम बताने के साथ साथ बच्चे में सोचने और तर्क की शक्ति को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा,
आगमनात्मक निगमन विधि हो जाएगा, ठीक। और हमारा अनुवाद विधि ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दिया कि व्याकरण पढ़ाते समय किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तब बताओ, भाषा के नियम पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाषा के नियम से कोई मतलब नहीं। व्याकरण पढ़ाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, बच्चे की चीज़ को समझ में आना चाहिए, ठीक। और वो किसी से बात कर पाए, लिख पढ़ पाए, यही मेन होता है। तो भाषा के रूप और संरचना ये भी नहीं है। चौथा क्या, भाषा की संरचना और नियम दोनों पर, नियम से कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे को भाषा समझ में आना चाहिए ताकि वो बोल पाए, कह पाए, लिख पाए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, भाषा के संचार का मतलब बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक। अपनी समझ को एक दूसरे से बता पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पढ़ाने का मतलब इतना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा है, हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया है कि निर्देश, यहाँ पे देखते हैं, कक्षा 4 के छात्र शिक्षक पर त्रुटिपूर्ण उपयोग या वाक्य निर्माण को पहचान कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या कहा है कि कक्षा 4 के छात्र है, शिक्षक होने पर त्रुटिपूर्ण उपयोग या वाक्य निर्माण को पहचान कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, उन्हें बताता है कि कुछ गलत है। जैसे मान लो कोई शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है और बच्चा कोई वहाँ पे देख ले कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ हो रही है, तो वो क्या करेगा। तो जैसे अब यहाँ पे अगर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें, तो अब यहाँ पे दिया कि उसे बताता है कि कुछ गलत है, ठीक। ऐसे में बताते नहीं, उनको डर लगता है कि हाँ कैसे बताएं, टीचर हैं, ठीक। तो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि टीचर हैं तो ये हमेशा सही होंगे। भले उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन की अगर बात करें, उन्हें सुधार खोजने दें, ठीक। अब ऐसा थोड़ी कि हम टीचर को छोड़ देंगे। अगर हमको कुछ चीज़ें पता है, मालूम छोटे बच्चे हैं, तो सोचता है कि ये थोड़ी सोचे इनको मतलब सर को खोजने दो, छोड़ दो, जाने दो, ठीक। तो ये ऐसे उसके मन में ये डर रहता है। तीसरा क्या है, कुछ सतह त्रुटियों पर केंद्रित हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, संभव सुधार के रूप में विकल्प देता है। जैसे उनसे कुछ सर से और पूछ लेता है, उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछ लेता है, तो सर को समझ में आता है, जो टीचर उनको समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये कमी हुई, तो वो सुधार लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे हमारा अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, संभव सुधार के रूप में विकल्प देता है, ठीक। तो कक्षा 4 का जो छात्र है इस तरह से सोच सकता है, क्योंकि कक्षा 4 के बच्चे में मान चलिए कम से कम 10 से 11 साल का हो गया, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाती है, उनको समझ में आता है कि हाँ क्या सही क्या गलत। और टीचर से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि कथन और निष्कर्ष को सही सही देखना है, कौन सा सही कौन सा गलत। अगर हम यहाँ पे अभिकथन जो उसकी बात करें, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले बच्चा ध्वनियों को सुनना शुरू करता है, फिर देखता है लोग कैसे बोलते हैं, और उसके बाद पढ़ने फिर लिखने का कौशल विकसित होता है। मतलब इसके हिसाब से पहले सेंटेंस में ये कहा कि बच्चा सबसे पहले ध्वनि सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर लिखता है। तो यह एक तरह से सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की यहाँ बात की, यहाँ दिया कि 4 बुनियादी भाषा कौशल और उसका स्वाभाविक क्रम, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना ही गलत है। पहला तो हमारा सही है, ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें दिया कि पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, हमारा पहला ऑप्शन सही है, मतलब पहला सही है और आर गलत है। मतलब जो कथन दिया गया है वो सही है, बट जो इसका तर्क दिया है वो गलत है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों का उपयोग की जाने वाली भाषा है। अब देखो, मान लो उच्च प्राथमिक स्तर की बात अगर हो रही है, तो कक्षा 5 के ऊपर की बात हो रही है, तो बहुभाषी कक्षा। अब देखो, इसके पहले जो हम सीढ़ी पढ़ाए तो वहाँ पे बताया था कि जो बहुभाषा है ये एक तरह का संसाधन है, तो उसको संसाधन के रूप में एक शिक्षक देखता है। संसाधन को इसलिए देखता है क्योंकि हो सकता है आप इंग्लिश में बच्चों को समझाएं, उसको कुछ समझ में ना आए, या खड़ी भाषा में कोई चीज़ समझा रहे हो समझ नहीं पा रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसकी ही भाषा में उसे समझा दे। तो बहुभाषिकता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एनसीएफ में भी हमारे कहा गया कि कम से कम 3 भाषा का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। एक जो उसकी मदर लैंग्वेज है बच्चों की, उसके बारे में, एक जो खड़ी भाषा है या इंग्लिश, 3 चीज़ के बारे में एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए। तो जो भाषा बहुभाषिकता है ये क्या एक तरह से हमारा संसाधन है, ये पहेली थोड़ी है, ना ही कोई कठिन समस्या, ना कोई जटिल चुनौती है। सबसे अच्छा क्या है, हमारा संसाधन है, ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक शिक्षक को बिस्कुट की बिक्री के लिए विज्ञापन पुस्तिका मिली, ठीक। वह इसका उपयोग अपनी कक्षा में पढ़ने और बोलने की गतिविधियों के लिए करती है, ठीक। शिक्षक थे, उनको एक बिस्किट का विज्ञापन का पुस्तिका कोई मिला, ठीक। जो पैम्पलेट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि आप पैम्पलेट को क्या कर सकते हैं, तो पैम्पलेट मिला, तो अपनी कक्षा में पढ़ने और बोलने की गतिविधियों के लिए क्या कर सकता है। अब देखो, वास्तविकता से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर वो कोई चीज़ मिला है बिस्किट का, तो बिस्किट के बारे में बहुत होगा, उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें बताएगा, बट वास्तविकता तो रहेगी नहीं। अखबारों का कतरन, ये भी नहीं, इससे कोई मतलब, अतिरिक्त सामग्री, ये भी नहीं। ये हो सकता है एक प्रमाणिक पाठ हो सकता है, ठीक। प्रमाणिक पाठ का मतलब उस बिस्कुट से रिलेटेड कुछ विज्ञापन के बारे में बच्चों की चीज़ें बता दिया जाए, एक जो प्रमाणिक है, ठीक। और उसके पाठ से रिलेटेड चीज़ें हों, जरूरी कि उसके बारे
बारे में सब कुछ बता दिया है। उसके पाठ में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट करके बता दिया जा सकता है। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रमाणित पाठ। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि एक हिंदी भाषी शिक्षक की नियुक्ति राजस्थान से सुदूर क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है। चूँकि वह स्थानीय भाषा नहीं जानता या नहीं जानती हैं, इसलिए उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दिया कि एक कोई हिंदी भाषी शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति जो है राजस्थान के बहुत दूर वाले क्षेत्र में हो जाती है, प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पे उनकी स्थानीय भाषा है उसको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए या वह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ऑप्शन की, यहाँ पे दिया कि मानक हिंदी के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि जो हिंदी का मानक रूप उसी से पाठ केंद्रित होकर पढ़ाना शुरू कर दिए, मतलब चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। तो इससे अच्छा क्या है, यह मतलब हम उनको जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें समझाइए, बट हिंदी में जो यहाँ पे दिया है कि मानक भाषा जो है उसी में ना, जैसे बुक में जो भाषा दे दिया गया उसी में आप समझा दीजिए, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें, पढ़ाते समय बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करें। अब देखो आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कुछ भाषा में बोलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में आएगा, तो उसी को आप संसाधन के रूप में यूज़ कर ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक, पढ़ाते समय जो बच्चा यहाँ पे दिए ना, बच्चे की भाषा को ही संसाधन के रूप में उपयोग कर लें, जो बच्चा बोलेगा उसको आप यूज़ कर लीजिए। कुछ नहीं होगा तो कम से आप हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं ना, या उसी भाषा को आप मॉडुलेट करके फिर से बोल दीजिए ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि मानक हिंदी सीखने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करें, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे आप जाइए, अगर आपको वो जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे हिंदी भाषा सबको नहीं पता है, तो आप उनको प्रेरित करने आप हिंदी सीखिए। इससे अच्छा कि आप वहाँ की भाषा सीख लीजिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपको सारी चीज़ें करनी, बच्चों से आप कुछ नहीं करवा सकते। चौथा ऑप्शन क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ जिस जगह पे जाएंगे आप उस हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपके वहाँ मदर टंग लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए कि अंग्रेजी में प्रवाह के माध्यम से विकसित किया जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पहला ऑप्शन है जहाँ पे विद्यार्थियों के बीच संचार के लिए भाषा का उपयोग करने का अवसर पैदा करना। तो अंग्रेजी भाषा में प्रवाह का मतलब क्या है कि बच्चा अंग्रेजी भाषा में अगर ज़्यादा बोलना चाहे तो कैसे हो सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या, शिक्षार्थियों के बीच संचार के लिए भाषा का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जितना उनको अवसर प्रदान कर उनको बोलने के लिए कहेंगे या उनको एक इन्वायरमेंट माहौल देंगे ताकि वो इंग्लिश में ज़्यादा बात करे, तो उतना अच्छा उसका अंग्रेजी में प्रवाह होगा। ठीक, दूसरा क्या है, अधिकांश समय बात कर रहे शिक्षक, अधिकांश समय बात करें शिक्षक, शायद ही कुछ इसमें ऑप्शन दिक्कत है, या अधिकांश समय तक शिक्षक से बात करते रहे, इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने बच्चे हैं जो अधिकांश समय तक शिक्षक से बात कर पाएंगे, 1 2 4, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, त्रुटियों को पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए सतर्क रहें शिक्षक। अब इससे कोई मतलब, बहुत होगा आप कमी बता दोगे तो क्या मतलब पढ़, इससे अच्छा है कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, अपनी कमियों से सीखते रहें। क्योंकि आप जब हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो ये एकदम फटाक से फ्लुएंट हो जाते हैं, धीरे धीरे हम उस इन्वायरमेंट रह के या जितने हमको अवसर मिलते हैं बोलने के उससे सीखते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उन छात्रों को अनुमति देना कि आसक्त नहीं है अतः वह उन्हें चुप रहने की स्वतंत्रता है। तो मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको चुप रहने के लिए कहा गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, शिक्षार्थियों को एक अच्छा माहौल दिया जाए, उनको अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। ठीक, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि सतत व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर करता है, टर्म एंड कंडीशन पे करता है, बिल्कुल नहीं, गठन पे नहीं करता, उत्पाद पे नहीं। तो सतत और मूल्यांकन का जो ये क्या है, एक प्रोसेस है। सतत और व्यापक मूल्यांकन एक प्रोसेस है, तो ये प्रक्रिया पे जोर देता है। ठीक, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, मतलब एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो सबसे पहला, कोई जो जानता है उसे समझने की क्षमता, कोई जो सुनता है उसे समझने की क्षमता। तो मतलब अगर कोई चीज़ सुन रहे हो आप उसको समझ ले तो ये भाषा का एक पार्ट है। ठीक, ये हो सकता है। दूसरा, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, अगर आप कोई चीज़ पढ़ उसको समझ भी रहे हो तो ये तो अच्छी बात है ना, भाषा को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। सहज अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब आप अपनी बातों को किसी के सामने रख पा रहे हो और दूसरा इंसान उसको समझ पा रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, भाषाओं के इतिहास को जाने, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा के शिक्षण के लिए भाषा के इतिहास को जानना जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा क्या है, आप अभिव्यक्ति यहाँ पे पहला दूसरा 3 ऑप्शन सही, हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। यही पूछा था कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो भाषा के इतिहास के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाषा को हम बोल पा रहे हैं, किसी से कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और हमारी भाषा को समझ पा रहा है, तो वही सब कुछ है। ठीक, अब हम चलते हैं 58 क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि आम तौर पर
अपने स्वयं के आनंद के लिए लंबे ग्रंथों को पढ़ने के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगर मतलब कोई बहुत लंबे लंबे ग्रंथ हैं तो उसको पढ़ने के लिए क्या होता है यहाँ पे, तो उसको स्किमिंग बोलते हैं या स्कैनिंग बोलते हैं, गहन पठन बोलते हैं या व्यापक अभ्यास बोलते हैं। स्किमिंग एक बच्चों वाली चीज़ है, इसमें मतलब ये नहीं, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे बात क्या किया गया है कि आनंद में लंबे ग्रंथों को अगर ग्रंथ पढ़ रहे हो तो स्किमिंग नहीं करोगे आप। ठीक, स्कैन नहीं करो, क्योंकि पढ़ स्कैन थोड़ी करो, देखते चलो जाओगे और आपको सारी चीज़ समझ में आए। कंप्यूटर भी नहीं है। गहन पठन ये भी नहीं हो सकता, व्यापक अभ्यास हो सकता है। ठीक, एक जो यहाँ पे लंबे ग्रंथ को पढ़ने के लिए ना आपके पास व्यापक अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप 2-4 लाइन पढ़ के बोर हो जाओगे। या व्यापक अभ्यास का मतलब क्या है, आप हर एक लाइन का, हर एक सेंटेंस का, हर एक शब्द का मतलब समझ पा रहे हैं। तो यही यहाँ पे दिया है कि आमतौर पर स्वयं के आनंद के लिए लंबे ग्रंथ को पढ़ने के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो क्या होता है उसके, आप उसको क्या बोलते हैं, व्यापक अभ्यास बोलते हैं। बहुत अच्छी खासी आपकी नॉलेज या अभ्यास रहेगा, तभी आप ऐसे ग्रंथों को पढ़ पाएंगे। यहाँ पे 59 हमारा क्या है, कौन सी भाषा बच्चे की व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे विदेशी भाषा दी, गलत हो जाएगा। बच्चे की व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब वो कहाँ से है, वो किस तरह से और किस संस्कृति को फॉलो कर रहा है, किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, इसको हम कैसे जान, विदेशी भाषा थोड़ी जानी, स्कूल की भाषा से भी नहीं जान पाएंगे। द्वितीयक भाषा क्या होता है, जो एक आपका प्राइमरी भाषा, उसके अलावा जो दूसरी भाषा उसको द्वितीयक होती है। सबसे पहले क्या है, प्राथमिक भाषा है। ठीक, जैसे अगर बिहार का है कोई, आप उससे मिलिए, वो जैसे ही बोले आप तुरंत जान जाएंगे हाँ बिहारी है। ठीक, यूपी का कोई जैसे भी बात करे आप समझ जाएंगे यूपी से। कैसे होता है, तो पहली भाषा से उसकी समझ जाते हैं आप ना कि खड़ी भाषा में कोई बात करेगा आपसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे दूसरी भाषा को आप यूज करेगा वो, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हाँ ये इसकी पहली भाषा यही, मातृभूमि वाली भाषा यही है। तो पहली भाषा के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि वो किस संस्कृति के हिसाब से है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहली भाषा। ठीक, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से किसी एक अंग्रेजी की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य विशेषता है। अगर कोई अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक है उसकी एक अनिवार्य विशेषता क्या है, यहाँ पे दिया है। ठीक, तो अगर यहाँ बात की, पहला ऑप्शन क्या है कि प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक उचित परिचय और एक अंत में एक निष्कर्ष होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया, फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक उचित परिचय के साथ और अंत एक निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। हो सकता है बट हम थोड़ा और आके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। हमारा ऑप्शन सही हो जाए। क्यों, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा या अच्छी पाठ्यक्रम वाली पुस्तक वो मानी जाती है, चाहे किसी भी बुक की हो, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी बुक हो, तो उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम जिसने एनसीईआरटी ने जो बनाया है पाठ्यक्रम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे दिया ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो जो एनसीईआरटी ने बनाया है उसके तहत होना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, ये हो गया, क्योंकि बाकी ये जो यहाँ पे दी है कि उसका परिचय भी होता है, तो ये तो हर एक बुक में होता है, लेकिन अच्छी कौन मान जाए, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चीज़ें बनाई होगी। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि प्राथमिक स्तर पर पुस्तक में कोई कठिन शब्द नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं, ये भी हमारा गलत है। और चौथे की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, पाठ के अंत में अभ्यास के लिए अधिकतम संख्या में पाठ्य अभ्यास दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा हमारा क्या होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी ने हमारा यहाँ पे पाठ्यक्रम बनाया है उसके हिसाब पे या उसके सिद्धांतों के हिसाब से हमारा पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आई थिंक सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। फिर भी कन्फ्यूजन आपको कोई हो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे 5 सब्जेक्ट के साथ। अभी हमने यहाँ पे पहले CDP की क्लास ली और दूसरा आज हिंदी का है। आज शाम तक हम एक और क्लास करेंगे और ऐसे ही हम अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि एग्जाम आते आते हमारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है हम देखेंगे उसका फटाक से आंसर कर पाएँ। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा और ऐसे अच्छे और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।